जितनी चीज़ें आप समझ सकते हो वो सारी बताओ। मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ए प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए पहली प्रॉपर्टी है कि जो इसमें आप मटेरियल यूज करोगे उसकी जो परमेबिलिटी म्यू होगी, बताओ क्या होगी, बोलो। परमेबिलिटी म्यू ये क्या होने वाली है, तो दैट विल बी इनफाइनाइट। क्या होगा? इनफाइनाइट। ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जो परमेबिलिटी है वो क्या होगी? इनफाइनाइट। ठीक है ना। क्या होती है परमेबिलिटी? लाइक कि एक तरीके से आप ये समझो कि रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, बोलो। परमेबिलिटी इनफाइनाइट। दूसरा, अगर मैं रिलक्टेंस की बात करूं, किसकी बात करूं? रिलक्टेंस की। तो रिलक्टेंस किससे रिप्रेजेंट किया? यस से। बताओ रिलक्टेंस क्या हो जाएगा? रिलक्टेंस मतलब यस इक्वल टू जीरो। रिलक्टेंस मतलब यस इक्वल टू व्हाट? जीरो। इसके अलावा एक बात बताओ, मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगा? व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग करंट? जीरो। मैग्नेटाइजिंग करंट इज व्हाट? जीरो। क्योंकि अगर आपको याद हो तो कल हमने क्या किया था, जब हमने एयर गैप बढ़ाया, रिलक्टेंस बढ़ा, तो साथ साथ में क्या बढ़ा? मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ा। तो अगर हम रिलक्टेंस ही जीरो कर दें तो कहीं ना कहीं आपका जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा दैट विल बी व्हाट? अगेन जीरो। ठीक है ना। तो व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग करंट? मैग्नेटाइजिंग करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई म्यू से। दैट इज मैग्नेटाइजिंग करंट। आई नॉट इज नो लोड करंट। ठीक है ना। आई नॉट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वर्किंग करंट मतलब आई डब्ल्यू, एक होता है आई म्यू, वो कोर लॉस कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। तो अभी हम कोर लॉस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। ठीक। तो परमेबिलिटी जीरो, सॉरी परमेबिलिटी इनफाइनाइट, रिलक्टेंस जीरो, मैग्नेटाइजिंग करंट भी क्या हो जाएगा? जीरो। ये तीनों लाइनें क्लियर है हमें? इसके अलावा अगर मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो है, इसके अलावा मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो है, तो इसके अलावा देखो क्या होगा। जो आपका कोर लॉस होएगा, कोर लॉस वो क्या होएगा? जल्दी बोलो। दैट इज अगेन जीरो। कोर लॉस भी क्या होगा? परमिबिलिटी क्या है? इनफाइनाइट ना। ठीक है। तो कोर लॉस जीरो। अब इसी को आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर में बताओ हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा? हिस्टैरिसीस लॉस क्या होएगा? दैट इज पी एच, दैट इज जीरो। या फिर आपसे ये पूछ सकता है क्या कि एडी करंट लॉस क्या होएगा? एडी करंट लॉस क्या होएगा? तो दैट इज अगेन व्हाट? जीरो। ठीक है ना। कोर लॉस जीरो। मैं बेसिकली इस केस से ना आपको सारे टर्म से अवेयर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, ताकि हमें सारा टर्म पता चल जाए। तो कोर लॉस बेसिकली होता क्या है, तो याद रखना, कोर लॉस इज एडी सम ऑफ व्हाट? हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट। ठीक है ना। हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट का जो सम होता है ना दैट इज व्हाट? कोर लॉस। ठीक है। तो कोर लॉस जीरो क्योंकि हिस्टैरिसीस भी जीरो और एडी करंट भी जीरो। और अगर हम कोर वाइज बात करें तो अगर आइडियल है तो लीकेज फ्लक्स क्या होना चाहिए? जल्दी बोलो। व्हाट इज लीकेज फ्लक्स? दैट इज अगेन जीरो। लीकेज फ्लक्स भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है। आइडियल याद रखना ड्रीम है। आइडियल क्या है? ड्रीम है। ठीक है ना। जिसके बारे में सोच सकते हैं बट अचीव नहीं कर सकते हैं। हाँ, कोशिश जरूर रहेगी कि एटलीस्ट करीब तक पहुंचे। ठीक है। तो कोर लॉस दैट इज जीरो, हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस जीरो, लीकेज फ्लक्स इज अगेन व्हाट? जीरो। ठीक है ना। इसके अलावा और बताओ और क्या होना चाहिए?
अगर कोर वाइज बात करें, कोर वाइज मतलब अभी मैं एक बार कोर पे चल रहा हूँ, कोर के रिगार्डिंग बात करता हूँ, पहले इस कोर के रिगार्डिंग बात करता हूँ, फिर किस पे बात करूंगा, वाइंडिंग्स पे बात करूंगा, ठीक है ना। तो पहले कोर पे बात कर लेते हैं। कोर में परमिबिलिटी 0। ओके, अगर हम बात करें जो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया होगा, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया होगा, अगर हिस्टैरिसीस कर्व और एडी करंट लॉस दोनों 0 हैं, तो कहीं ना कहीं कितने पॉइंट हो गए हमारे, कहीं ना कहीं जो हमारा बी एच कर्व होगा, बी एच कर्व, बताओ क्या होने वाला है, दैट विल बी लीनियर, ठीक है ना। बी एच कर्व आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए, बी एच कर्व आइडियल ट्रांसफॉर्मर, बताओगे कैरेक्टर कैसा बनेगा ग्राफ, एनीवन? हाँ, स्ट्रेट लाइन, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो पूरा बोलो ना, क्या होगा, पासिंग थ्रू द, सही है ये, थोड़ा सा ये है स्ट्रेट लाइन, समझ में आया कुछ? देखो यहां से क्या होता था, यहां से पहले आप एक साइड जाओगे, एसी, एसी है ना, एसी है ना, तो देखो पहले आप यहाँ से यहाँ पे गए, तो यहाँ से यहाँ पे गए, फिर यहाँ से यहाँ पे आए, फिर वापस आए, फिर अपोजिट डायरेक्शन में गए, फिर वापस आए, क्लियर हुआ कि नहीं? तो व्हाट इज द एरिया ऑफ बी एच कर्व, बोलो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो बी एच कर्व का देखा जाए, एक मिनट ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, बी एच कर्व इज व्हाट, लीनियर, बी एच कर्व इज व्हाट, लीनियर, ठीक है ना। बी एच कर्व क्या है, लीनियर है, किसके लिए, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए। अगर बी एच कर्व लीनियर है तो कहीं ना कहीं जो एरिया ऑफ बी एच कर्व है फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, वो क्या होगा, जल्दी बोलो, बोलो, 0। समझने की कोशिश करो ना, मटेरियल मैंने आपको पहले क्यों पढ़ाया था, ताकि इन सब चीजों में प्रॉब्लम ना आए ना, ठीक है। क्योंकि जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है कौन सा लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, हिस्टैरिसीस लॉस, वो ऑलरेडी हमने 0 दिखा दिया है। तो बी एच कर्व फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज व्हाट, लीनियर, ठीक है ना, दैट इज लीनियर। व्हाट इज रिटेंटिविटी, 0, एंड व्हाट इज कोर्सिव फोर्स नीडेड, 0। तो रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी दैट बोथ आर 0, लिख लोगे आप, रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी दोनों क्या हो जाएगा, 0, किसके लिए, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए, ठीक है। रिटेंटिविटी या कोर्सिविटी दोनों ही क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो बी एच कर्व लीनियर मतलब क्या हुआ, ना ही ना ही क्या है, हिस्टैरिसीस लॉस, बी एच कर्व इज लीनियर, ना ही हिस्टैरिसीस लॉस है। अच्छा, बी एच कर्व लीनियर होने का एक और मतलब था, क्या, नो सैचुरेशन, बोलो हाँ या ना। अगर सैचुरेशन होता तो हमें ऐसे दिखता ना, कर्व लीनियर है मतलब आइडियल ट्रांसफॉर्मर में सैचुरेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा, नो सैचुरेशन इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, नो सैचुरेशन इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ये सब क्वेश्चंस ही हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो हमें कोई भी सैचुरेशन देखने को नहीं मिलेगा, ना ही हिस्टैरिसीस दिखने को मिलेगा,
ना ही सैचुरेशन देखने को मिलेगा, ना ही रिटेंटिविटी देखने को मिलेगी, ना ही कोर्सिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है क्या? डन। चलिए, तो चलिए इतनी बात हमें समझ में आ गई। ये जो सारी प्रॉपर्टीज हमने बात करी हैं, किसके रिगार्डिंग बात करी हैं? तो देखा जाए कोर के रिगार्डिंग। ठीक है ना? आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में कोर में क्या होना चाहिए। अब क्या देखते हैं, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में वाइंडिंग में क्या होना चाहिए। ठीक है ना? आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में जो वाइंडिंग है उसमें क्या होना चाहिए। तो देखो, अगर प्रैक्टिकली बात करें, अगर ये वायर है, मतलब ये क्या है, कॉपर है। कॉपर है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। वायर है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस है तो लॉस होएगा। बट आइडियल है, हाइपोथेटिकल केस है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर इसको बोल रहे हो तो व्हाट इज वाइंडिंग रेजिस्टेंस। बोलो यार, व्हाट इज वाइंडिंग रेजिस्टेंस, दैट विल बी जीरो। ठीक है ना? तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है जो कॉपर लॉस होएगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि कॉपर लॉस होता क्या है, आई स्क्वायर आर। अब आई ही, आर ही जीरो हो गया तो लॉस भी जीरो हो जाएगा। कॉपर लॉस इज जीरो। इसके अलावा याद रखना, जब अपन प्रैक्टिकल देखेंगे, जैसे प्राइमरी का इम्पीडेंस देखेंगे, प्राइमरी का रेजिस्टेंस नहीं देखेंगे। रेजिस्टेंस क्यों नहीं देखेंगे, सिर्फ क्योंकि कॉइल भी तो है। कॉइल है तो इंडक्टेंस आएगा। तो Z क्या होता है नॉर्मली, बोलो, इम्पीडेंस क्या होता है। जैसे प्राइमरी का इम्पीडेंस क्या होएगा, Z1 इक्वल टू R1 प्लस जे ओमेगा L1, या फिर इसी को क्या लिख देंगे, R1 प्लस जे एक्स L1, कुछ इस तरीके से लिख देंगे। लीकेज रिएक्टेंस, दैट इज लीकेज रिएक्टेंस। तो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो रेजिस्टेंस के साथ साथ कौन जीरो होएगा, लीकेज रिएक्टेंस। लीकेज रिएक्टेंस भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है ना? आइडियल रेजिस्टेंस, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं आपको ट्रांसफार्मर में आने वाला हर टर्म बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना? कि क्या क्या आएगा, क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। तो लीकेज रिएक्टेंस क्या है, जीरो। अब ये जो लीकेज रिएक्टेंस होता है, ये जो इम्पीडेंस है, ये बेसिकली क्या कराता है, ये वोल्टेज ड्रॉप कराता है। अगर लीकेज रिएक्टेंस जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं इम्पीडेंस जीरो हो जाएगा। जल्दी बोलो यार, क्योंकि रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी जीरो है ना, इम्पीडेंस भी क्या, जीरो। ठीक है? और अगर इम्पीडेंस जीरो हुआ, इम्पीडेंस जो जीरो हुआ, तो सिंपल सी बात आप समझ सकते हो कि जो वोल्टेज ड्रॉप होएगा, क्या, जो वोल्टेज ड्रॉप होएगा, दैट इज व्हाट, जीरो। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, जीरो। और अगर वोल्टेज ड्रॉप जीरो है तो सिंपल सी बात है क्या, कि जो वोल्टेज जो वोल्टेज रेगुलेशन देखने को मिलेगा, जो वोल्टेज रेगुलेशन देखने को मिलेगा, दैट इज व्हाट, मिनिमम या मैक्सिमम। वोल्टेज रेगुलेशन इज मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम, दैट इज जीरो। वोल्टेज रेगुलेशन मतलब वोल्टेज का फ्लक्चुएशन, और वो जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है किसकी वजह, क्यों आए वोल्टेज में चेंज क्यों आएगा, ड्रॉप की वजह से। ड्रॉप ही नहीं है तो वोल्टेज में चेंज भी नहीं होगा ना। तो वोल्टेज रेगुलेशन इज व्हाट, जीरो। क्या ये बात सबको क्लियर है क्या? अब वोल्टेज रेगुलेशन भी जीरो हो गया। अब एक बात बताओ, इफिशियंसी क्या होता है, व्हाट इज इफिशियंसी। इफिशियंसी इज व्हाट, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू
100, अगर मान लीजिए परसेंटेज इफिशियंसी पूछा जाए तो इनटू 100। अब एक सिंपल सी बात बताओ यार, जो आउटपुट आएगा, जो आउटपुट आएगा वो इनपुट में से लॉसेज हटने के बाद आएगा, बट यहाँ पे लॉसेज तो है ही नहीं, तो इसका मतलब पूरा का पूरा इनपुट कहाँ पहुंच जाएगा, आउटपुट पे। तो व्हाट इज इफिशियंसी इन आइडियल केस, 100%। तो हमारी जो कोशिश रहेगी कि किस इफिशियंसी तक पहुंचने की, 100%। और वोल्टेज रेगुलेशन कहाँ तक पहुंचने की कोशिश रहेगी, 0। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि देखो, जब इन चीजों को समझ के चलोगे तभी आगे आपको क्या दिखेगा कि किसको मैक्सिमाइज करना है, किसको मिनिमाइज करना है, किसके ज्यादा होने से आपको प्रॉब्लम है, किसको कम होने देना चाहते हो, वो सारी चीजें कैसे पता चलेंगी, ऐसे ही तो पता चलेंगी ना। ठीक है, खैर, तो इफिशियंसी दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, दैट इज 100%। तो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का, मतलब यहाँ पे कोई बोले कि क्यों इफिशियंसी, क्योंकि हम क्या देख पा रहे हैं, हर तरीके का लॉसेज हमने क्या कर दिया, 0। तो ऑब्वियस सी बात है इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 100%। क्योंकि इफिशियंसी को घटाता कौन है, लॉसेज। इफिशियंसी को घटाता कौन है, तो लॉसेज। अब इफिशियंसी ही जब, मतलब लॉसेज ही खत्म हो जाएगा तो इफिशियंसी भी आपकी मैक्सिमम आएगी। तो ये है आपका क्या, ट्रांसफॉर्मर। अब होता क्या है, यहाँ पे आप क्या करते हो, वोल्टेज अप्लाई करते हो। ये क्या है, R1, ये क्या है, X1, प्राइमरी का रेजिस्टेंस, प्राइमरी का रिएक्टेंस। इसी तरीके से ये क्या है, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस और सेकेंडरी का रिएक्टेंस। और यहाँ पे क्या है, बोलो, सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। खैर, अब देखो जरा, ये R1 X1, R2 X2, इसमें आप सब करंट दोगे, इसमें आप करंट दोगे, क्या होगा, करंट देने से क्या होगा पहले ये बताओ। हाँ, एकदम बेसिक से बात करनी है। करंट आप दोगे, यहाँ पे करंट आएगा, करंट क्या करेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, और वो फ्लक्स फ्लक्चुएटिंग होगा। और फ्लक्स अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो वो इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और उस ईएमएफ का नाम क्या होने वाला है, E1। बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस बताया था ना, जब खुद का करंट खुद के कॉइल में ही क्या करे, ईएमएफ इंड्यूस करे। जैसे नो, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है सेल्फ, एक होता है म्यूचुअल। तो दैट इज व्हाट, सेल्फ। और इसका फ्लक्स इस दूसरे कंडक्टर से लिंक करेगा, दैट इज व्हाट, म्यूचुअल। ठीक है, तो बताओ, जब इसका फ्लक्स यहां जाएगा, इसका फ्लक्स यहां जाएगा, तो ये फ्लक्स इस कंडक्टर को भी कट करेगा, और वो फ्लक्स वेरिएबल है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक, बोलो यार, ईएमएफ इंड्यूस होएगा, +-E2 +-E1। क्लियर है क्या? ए भी वोल्टेज है, ए भी वोल्टेज है, बताओ ज्यादा कौन होगा, V1 या E1, जल्दी बोलो। V1 इज ग्रेटर देन E1। ए भी वोल्टेज है, ए भी वोल्टेज है, बताओ ज्यादा कौन होगा, E2 इज ग्रेटर देन V2। क्यों ऐसा, सिंपल सी बात है यार, कि जो भी सप्लाई दोगे यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा, ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप। उसके बाद जो बचेगा वहां पे उसके करॉस्पॉन्डिंग यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा। यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट होगा सारा का सारा यहाँ नहीं पहुंचेगा, बीच में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बट अगर हम अभी फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर की, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में ए वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो, 0। आइडियल ट्रांसफार्मर में ए वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यस या नो, आइडियल ट्रांसफार्मर में
ए वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और ए वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। अगर ऐसा है तो बताओगे जरा, आइडियल के केस में, आइडियल के केस में क्या होगा यहाँ पे, जल्दी बोलो। अगर ये 0 है तो जितना V1 है उतना E1 हो जाएगा, तो लाइक कि V1 इज इक्वल टू E1, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे क्या होगा, E2 इज इक्वल टू V2, E2 इज इक्वल टू V2। कब, जब हम क्या कंसीडर करेंगे, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। बेसिकली मुझे यही पॉइंट दिखाना था आपको कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में सप्लाई वोल्टेज और जनरेटेड ईएमएफ दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में हम क्या देख पा रहे हैं, V1 इज इक्वल टू E1, E2 इज इक्वल टू V2। ठीक है, और यहाँ पे ये भी याद रखना कि जो कितना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, बताओ जरा। कितना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, जैसे बताओ, जो ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, क्या कहा था फेराडेज ने कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज व्हाट, एन डी फाई बाई डी टी, एन डी फाई बाई डी टी। तो ये किसने बोला था, फेराडेज ने। तो एक बात बताओ यार, प्राइमरी पे ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, E1 इक्वल टू व्हाट, N1 डी फाई बाई डी टी। और सेकेंडरी पे बताओ ईएमएफ कितना होगा, N2 डी फाई बाई डी टी, बोलो हाँ या ना। तो अगर ऐसी, अभी मैं लेंज लॉ को कंसीडर नहीं कर रहा, ठीक है ना, लेंज लॉ अगर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो एक सिंपल सी बात बताओ, ये जो फ्लक्स कटिंग का रेट है डी फाई बाई डी टी, फ्लक्स कटिंग का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, सप्लाई करंट पे। और सप्लाई करंट की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज व्हाट, सेम। तो मतलब फ्लक्स कटिंग का जो रेट होगा वो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए सेम होगा। तो मतलब जो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बोलो यार, नंबर ऑफ टर्न्स। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं क्या कि E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 एंड E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2, बोलो हाँ या ना। तो क्या यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू वॉट, N1 अपॉन N2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है क्या, बोलो यार। क्या E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू वॉट, N1 अपॉन N2। वो बात अलग है, वो बात अलग है कि फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर E1 किसके बराबर है, V1 के बराबर, और E2 किसके बराबर है, V2 के बराबर। तो फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर V1 बाई V2 इक्वल टू E1 बाई E2 इक्वल टू N1 बाई N2। ठीक है, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर V1 बाई V2 इक्वल टू N1 बाई N2 इक्वल टू E1 बाई E2। और आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमें पावर लॉस देखने को नहीं मिलने वाला है। मतलब जितना पावर प्राइमरी पे होगा उतना ही पावर सेकेंडरी पे होगा। यस या नो, जितना पावर प्राइमरी पे होगा उतना ही पावर सेकेंडरी पे होगा। तो आइडियल है, इसलिए तो 14 आप क्या बोल सकते हो कि पावर लॉस बीच में कहीं हो नहीं रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि पावर ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू व्हाट, पावर ऑफ सेकेंडरी। तो पावर ऑफ प्राइमरी इज व्हाट, V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2। ठीक है ना। हालांकि ये हम आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों में कंसीडर करते हैं, इसमें हम क्योंकि अगर इसको इसको अगर हम इग्नोर मतलब ध्यान देने लग गए ना तो फिर वहां पे क्वेश्चन सॉल्व होने में प्रॉब्लम आएगी। तो खैर ये तो पता ही है हमें, ठीक है, कोई नई बात नहीं है कि प्राइमरी का पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी का पावर। इतनी बात क्लियर है सबको। चलिए, तो वोल्टेज पे काम हो गया, वोल्टेज पे काम हो गया। अब
एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे बात करूं कि जो प्राइमरी का करंट है, जो प्राइमरी का करंट है, एक मिनट, जो प्राइमरी करंट है I1 ए, इसके दो कंपोनेंट थे, एक होता है I0 और एक होता है I1 डैश, I1 डैश, ठीक है ना, समझना जरा। अभी शायद ये दिक्कत करेगा आपको, चलो ठीक है। तो क्या है, ए I0, और ये जो I0 है ना, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन, एक होता है IW जो कि कोर लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और एक होता है I म्यू जो कि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बट फॉर आइडियल, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो यार, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो I0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर क्वेश्चन पूछे और ये जो I0 है ना, इसको पता है क्या बोलते हैं, नो लोड करंट, नो लोड करंट। तो नो लोड करंट दैट इज I0 प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में लगभग 4 से 5% होता है ऑफ फुल रेटेड करंट, ऑफ रेटेड करंट। बट नो लोड करंट इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर इज व्हाट, जीरो। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे, नो लोड करंट इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर इज व्हाट, जीरो। या फिर IW वर्किंग करंट इज ऑल्सो जीरो एंड मैग्नेटाइजिंग करंट इज ऑल्सो जीरो। तो जो I1 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, I1 डैश के बराबर हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ, यहाँ पे देखो जरा, एक होता है, याद है कांस्टेंट MMF डिवाइस, जल्दी बोलो, याद है कि नहीं है, N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2 आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, दैट इज व्हाट, कांस्टेंट MMF डिवाइस, कांस्टेंट MMF डिवाइस N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2। ये सारी बातें किसके लिए चल रही हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। कांस्टेंट MMF N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2। बट यहीं पे मैं अगर आपको दिखा दूं प्रैक्टिकल का, पता क्या हो जाएगा, N1 I1 डैश इज इक्वल टू N2 I2, प्रैक्टिकल वाले केस में ए हो जाएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिकल वाले केस में ए हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखेंगे, अभी फिलहाल इस पे मत जाओ। तो N1 I1 इक्वल टू N2 I2, नो लोड करंट क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक, ओके। इसके बाद और क्या या पता कर सकते हैं, एक होता है कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग रिप्रेजेंटेड बाय के, ठीक है। तो ये होता है कि म्यूचुअल फ्लक्स डिवाइड बाय टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। नॉर्मली जो इसकी वैल्यू होती है दैट इज लेस देन 1, बट फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज व्हाट, 1। ये बहुत बार पूछा एग्जाम में, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, व्हाट इज द आंसर, 1। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, आंसर इज 1। क्यों, क्योंकि जो जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होगा ना, सारा का सारा जाके क्या होगा, लिंक होगा, मतलब टाइटली कपल्ड होगा वो। K इक्वल टू 1 का मतलब होता है टाइटली कपल्ड,
ठीक है। के इक्वल टू 0 का मतलब होता है आइसोलेटेड, एक भी फ्लक्स लिंक नहीं करेगा। के इक्वल टू 0 का मतलब आइसोलेटेड, और के इक्वल टू 1 का मतलब टाइटली कपल्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइटली कपल्ड, ताकि प्राइमरी का जो भी फ्लक्स हो सारा का सारा क्या करे, लिंक करे, मतलब लीकेज फ्लक्स क्या हो, 0। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन देखा था, क्या, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू व्हाट, N1 अपॉन N2। इस चीज को थोड़ा सा तरीके से समझते हैं। ये V1 अपॉन V2 इक्वल टू E1 अपॉन E2 सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल है, ठीक है ना, ये बात भी आप याद रखोगे आइडियल के केस में। मतलब देखो, नहीं, ये तो पॉसिबल हो भी सकता है, मतलब ऐसे बोलना ज्यादा सही रहेगा कि ये ठीक है, ये चल सकता है, प्रैक्टिकल में भी ये चलेगा। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है, क्या, V1 इक्वल टू E1 एंड V2 इक्वल टू E2। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, आइडियल। ये पॉसिबल है क्यों, क्योंकि जो आप V1 दोगे ना, वो पूरा का पूरा नंबर ऑफ टर्न्स के करस्पॉन्डिंग ही आएगा ना, मतलब V1 इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो N1 बाई N2 है ना, ये जो N1 बाई N2 है, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। व्हाट इज ए, ए इज टर्न रेशियो, ए इज टर्न रेशियो, ठीक है। ए क्या होता है, टर्न रेशियो, N1 बाई N2। क्योंकि कई बार एग्जाम में पता है क्या होगा, वो आपको N1 अपॉन N2 की वैल्यू नहीं देंगे, वो बोलेंगे द वैल्यू ऑफ टर्न रेशियो इज 5। तो आपको समझना पड़ेगा कि N1 बाई N2 क्या है, 5:1। समझ में आया, मतलब अगर उन्होंने बोल दिया कि A की वैल्यू है 10, इसका मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1, एनीवन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1, नहीं, यही तो नहीं समझना है। N1 की वैल्यू 10 नहीं है, N1 बाई N2 की वैल्यू 10/1 है। अब ये क्या बात हुई, इसमें क्या डिफरेंस है, एक बात बताओ, कभी आप कोई ऐसा ट्रांसफार्मर बनाओगे, अगर आप बोलो कि N1 की वैल्यू 10, N2 की वैल्यू 1, तो क्या आप कभी कोई ऐसा ट्रांसफार्मर बनाओगे जिसका टर्न रेशियो 1 होगा, समझ में आ रही बात। देखो N1 बाई N2 का वैल्यू मान लो ऐसे दे दिया 10/1, इसका मतलब एक कतई नहीं है कि N1 की वैल्यू 10 और N2 की वैल्यू 1 है। हो सकता है, हो सकता है N1 की वैल्यू 1000 हो और N2 की वैल्यू 100 हो सकता है, समझ में आ रहा है क्या, हो सकता है इसकी वैल्यू 100 हो, इसकी वैल्यू 10 हो। सर ऐसे तो ये भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। अब कुछ भी हो सकता है, तो हम कॉन्फिडेंस के साथ ये तो नहीं बोल सकते ना कि N1 की वैल्यू 10, N2 की वैल्यू 1, बोलो हाँ या ना। बट कॉन्फिडेंस के साथ एक चीज जरूर बोल सकते हैं, क्या, रेशियो इज 10:1। समझ में आया डिफरेंस। तो कभी भी जब भी बोला जाए कि N1 बाई N2 इज 1/2, इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी का 1 है, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी का 2 है, या फिर उन दोनों का, दोनों के टर्न का जो रेशियो है दैट इज 2:1। समझ में आएगी नहीं, सेकेंड वाला, ठीक है। जैसे देखो ना, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रांसफार्मर लिया, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया इसको, क्या मतलब हुआ इसका, अब बताओ, क्या इसमें 2 टर्न दिख रहे हैं आपको, क्या इसमें 1 टर्न दिख रहा है आपको, नहीं ना। बट हाँ, अगर ये 50 है, अगर ये 50 है तो ये पक्का कितना होगा, 25 होगा। अगर ये 100 है तो ये पक्का कितना होगा, 50 होगा। अगर ये 200 है तो ये पक्का कितना होगा, 100 होगा। दिस इज द मीनिंग। तो इसलिए हम हमेशा इसमें बात करते हैं, और इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि N1 की वैल्यू 2 और N1 की वैल्यू 1।
क्लियर होगी बात? ठीक है, तो छोटी छोटी बातें याद रखना। तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 इक्वल टू E टर्न रेशियो। सर हमने तो एक टर्म और सुना है क्या, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज represented by K and that is nothing but 1 upon A। 1 अपॉन ए मतलब क्या है, N1 बाई N2 या N2 बाई N1? N2 बाई N1। ठीक है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब क्या होता है, एक बार इसको समझना ताकि याद रहेगा आपको। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब क्या है कि जैसे होता है ना कि अभी जैसे ऐड नहीं आता कि लाइक अभी 80 kg वेट है, फिर 50 kg वेट हो गया, तो व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन? तो लाइक दैट इज 50/80। कुछ समझ में आया? तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है ना, तो हमारा जो टारगेट होता है वो डायरेक्टली किस पे चला जाता है, जो सेकेंडरी पे, कि ट्रांसफॉर्म होके क्या हुआ डिवाइड बाई पहले क्या था। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मतलब है यहाँ पे, कि हमारा जो टारगेट प्राइमरी नहीं होगा, हमारा टारगेट क्या होगा, सेकेंडरी, कि ट्रांसफॉर्मेशन होके क्या हुआ। क्लियर है? ठीक है, बाकी हाँ ये भी याद रखना, कई बार ये चीजों में वेरिएशन थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, बट मैक्सिमम केसेज में अब जहां पे वेरिएशन दिखेगा वहां पे पहचानने का तरीका क्या होगा वो उस क्वेश्चन में दिखेंगे, ठीक है ना। बट वैसे मैक्सिमम केसेस के लिए आप यही याद रखोगे कि टर्न रेशियो इज व्हाट, N1/N2, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज व्हाट, N2/N1। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप यही लगाओगे, ठीक है, डन। तो टर्न रेशियो एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इसी की बात करें, लाइक कि हमने क्या देखा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू व्हाट, N1/N2। इसका ये जो लाइन अभी आने वाली है ना, इसको थोड़ा अच्छे समझो यार। अगर ये लाइन समझ गए ना तो बहुत क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर जाओगे। इसी लाइन को सब लोग नहीं समझ पाते हैं। क्या लिखा है, E1/E2 इक्वल टू N1/N2। मान लो यहाँ पे ए है 2:1, मान लो 2:1 है। अभी आप एक लाइन बोल रहा हूँ, बताना सही है गलत है। EMF of primary is equal to EMF of secondary, that statement is true or false? EMF of primary is equal to EMF of secondary, that is true or false? बोलो। फॉल्स? यार पॉसिबल ही नहीं ना, अगर नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग हैं तो सेम ईएमएफ जनरेट कैसे हो सकता है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, एक दूसरी लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ईएमएफ पर टर्न ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू ईएमएफ पर टर्न ऑफ सेकेंडरी, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? कैसे? हाँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार वो समझो। मैं ये बोल रहा हूं कि E1/N1 ईएमएफ, टोटल ईएमएफ मतलब ईएमएफ जनरेटेड पर टर्न, ईएमएफ जनरेटेड पर टर्न इज सेम ईएमएफ जनरेटेड पर टर्न ऑफ प्राइमरी
इज सेम एज ईएमएफ जनरेटेड, टोटल ईएमएफ जनरेटेड पर टर्न ऑफ सेकेंडरी इज सेम। समझ में आया? फिर से सुनो। जैसे मान लो मैंने बोला कि इधर का ईएमएफ पर टर्न है 50, ध्यान से सुनना, आंसर देना जल्दी से। ईएमएफ पर टर्न इज 50, ईएमएफ पर टर्न ऑफ प्राइमरी इज 50, ये 2:1 है, 2:1। वोल्टेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ होने वाला है। तो ईएमएफ पर टर्न ऑफ प्राइमरी इज 50, व्हाट इज ईएमएफ पर टर्न ऑफ सेकेंडरी? क्या ईएमएफ पर टर्न ऑफ सेकेंडरी? 50 ओनली, नॉट 25, क्योंकि मैंने सेकेंडरी का वोल्टेज नहीं पूछा है, मैंने ये पूछा है कि एक टर्न कितना ईएमएफ जनरेट करेगा। दूसरे तरीके से समझो, ध्यान से सुनना, फिर से सुनो। देखो मान लो ए इधर 2:1 का टर्न रेशियो है, इधर का इंड्यूस्ड ईएमएफ है 100, इधर का इंड्यूस्ड ईएमएफ है 100, ठीक है। और 2:1 और इधर का जो नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज 50, तो इधर का जो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा कितना हो जाएगा, 25। 2:1 is what? Turn ratio. And 50 is what? Number of turns on primary. 25 is what? Number of turns on secondary. Clear है? Okay. इधर का ए 100 वोल्ट प्राइमरी पे मैंने सप्लाई दिया, या फिर समझो कि 100 वोल्ट यहाँ पे जनरेट हुआ। तो एक बात बता सकते हो, एक टर्न कितना जनरेट कर रहा है? एक टर्न 2 वोल्ट। अगर 50 टर्न मिल करके 100 वोल्ट जनरेट कर रहे हैं, तो एक टर्न कितना कर रहा है, 2 वोल्ट ना। तो बताओ ईएमएफ पर टर्न ऑफ प्राइमरी कितना आया, 2 आया कि नहीं आया? टोटल ईएमएफ इज व्हाट, 100, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज व्हाट, 50, तो 100/50 दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ सॉरी वोल्टेज पर टर्न ऑफ प्राइमरी। ठीक है, इधर आ जाओ। इधर का जो वोल्टेज है ये कितना होगा, पहले तो बता दो, वोल्टेज कितना होगा, बोलो। 50 वोल्ट। ये बात सबको समझ में आ रही है? वोल्टेज कितना होगा, 50 वोल्ट। अब एक बात बताओ, इधर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 25। कितना जनरेट कर रहा है, 50 वोल्ट। एक टर्न कितना कर रहा है, कितना कर रहा है? तो अब बताओ दोनों साइड सेम हुआ या नहीं हुआ? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ईएमएफ ऑफ प्राइमरी इज सेम एज ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी, नहीं, मैं नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूं ईएमएफ पर टर्न ऑफ प्राइमरी इज सेम एज ईएमएफ पर टर्न ऑफ सेकेंडरी। समझ में आएगी नहीं? मान लो ये 2 रूम है, एक में 10 लोग काम कर रहे हैं, एक में 5 लोग काम कर रहे हैं, एक में 10 लोग काम कर रहे हैं, एक में 5 लोग काम कर रहे हैं। तो अब किस में काम ज्यादा होगा, जिसमें 10 काम कर रहे हैं। बट एक बंदा तो चाहे यहां रहे चाहे वहां रहे उतना ही काम करेगा ना, वही मैं बोल रहा हूं। अगर एक बंदे की बात करोगे तो चाहे वो यहां रहे चाहे वहां रहे काम तो उतना ही करेगा। तो इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि जो एक टर्न है ना, एक टर्न वो सेम ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, एक टर्न सेम ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो प्राइमरी में रहे चाहे वो सेकेंडरी में रहे। देखो प्राइमरी वाला टर्न कितना ईएमएफ प्रोड्यूस किया, एक टर्न ने 2 वोल्ट, सेकेंडरी वाले ने भी कितना प्रोड्यूस किया, 2 वोल्ट। अब लाइन क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अगर फिर से बोल रहा हूँ, ईएमएफ ऑफ प्राइमरी इज सेम एज ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स?
फॉल्स। ईएमएफ पर टर्न ऑफ प्राइमरी इज सेम एज ईएमएफ पर टर्न ऑफ सेकेंडरी, दैट स्टेटमेंट इज व्हाट? ट्रू। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे, क्या? ईएमएफ पर टर्न ऑफ प्राइमरी एंड ईएमएफ पर टर्न ऑफ सेकेंडरी मस्ट बी सेम। ईएमएफ पर टर्न, इसी को लैंग्वेज में, ठीक है ना, ईएमएफ पर टर्न ऑफ प्राइमरी must be same as EMF per turn of secondary, EMF per turn of secondary। क्लियर होगी बात? ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट वैसे लिखा तो था हमने पहले भी, बट लिख लेना, क्या? एमएमएफ ऑफ प्राइमरी सेम एज एमएमएफ ऑफ सेकेंडरी, लिख लेना। एमएमएफ ऑफ प्राइमरी इज सेम एज एमएमएफ ऑफ सेकेंडरी। हालांकि वहाँ पे बात हो गई थी फीचर्स में, फिर भी यहाँ लिख लो, एमएमएफ ऑफ प्राइमरी इज सेम एज एमएमएफ ऑफ सेकेंडरी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो जरा, अगर आप ध्यान दो, 2 पॉइंट अगर मैं और लिखवाऊँ मैं यहाँ पे, तो बताना जरा। रेशियो ऑफ वोल्टेज किसके बराबर होगा, और रेशियो ऑफ करंट किसके बराबर होएगा? यहाँ पे सिर्फ एक टर्म दिया हुआ है, ये आप समझना पड़ेगा आपको। रेशियो ऑफ वोल्टेज किसके बराबर होगा? दैट इज सेम एज टर्न रेशियो। बोलो हाँ या ना? अरे दैट इज ये ना, रेशियो ऑफ वोल्टेज इज व्हाट? V1/V2, और टर्न रेशियो इज व्हाट? N1/N2। वही तो लिख रहा हूँ मैं लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना मैं आपको। तो या फिर और क्या लिख सकता हूँ, एनीवन? 1 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। बोलो हाँ या ना? 1 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किससे रिप्रेजेंट किया था उसको? के से। इधर बताओ क्या होने वाला है, इधर बोलो। रेशियो ऑफ करंट, अरे यहां से आ जाओ ना, अभी आपने देखा था ना, N1I1 = N2I2। तो रेशियो ऑफ करंट क्या होगा, देखो जरा। I1/I2 क्या हो जाएगा, देखो। I1/I2 क्या हो जाएगा? N2/N1। मैक्सिमम न्यूमेरिकल ये जो सेशन चल रहा है ना, इसी से लगेंगे, याद रखना। ठीक है, तो I1/I2 इज व्हाट? N2/N1। अब बताओ N2/N1 क्या है? टर्न रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं? 1/टर्न रेशियो। 1/टर्न रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो छोटी छोटी जो बातें हैं ना, इसको आप अच्छे से याद रखोगे। फर्स्ट क्लास तो नहीं है ना ज्योग्राफी?